दोस्तों, सुपर टेट एंड अदर एग्ज़ाम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम समाजशास्त्र की अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा उपयोगी हैं उनको लेकर के पुनः आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो साथियों, जो ये क्लास आज की है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आप जो है चाहे पीजीटी की तैयारी कर रहे हों, चाहे नेट की तैयारी कर रहे हों, चाहे जेआरएफ की तैयारी कर रहे हों, ये सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो साथियों, जो हम प्रश्न आपसे करने जा रहे हैं 10 प्रश्न करेंगे, जिसमें आपको मूल्यांकन करना है। अगर आपके 9 प्रश्न सही होते हैं तो मान लीजिए कि आपकी परीक्षा की तैयारी सबसे बेस्ट चल रही है, और अगर आपकी तैयारी 6-7 ऐसे चल रही है तो आपको जो है अभी परिश्रम बहुत करने की आवश्यकता है। तो साथियों, देर न करते हुए हम चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। फर्स्ट हमारा है, विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है, ये कथन किसका है? पहला ऑप्शन है लूथर, सेकंड ऑप्शन है बीर स्ट्रीट, और थर्ड है हमारा सी नंबर प्रभु और CH प्रभु जो होते हैं, और डी नंबर है कूले, PH प्रभु है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, ये विवाह बीमार आत्माओं के लिए अस्पताल है, ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये इनका है लूथर का, लूथर महोदय है, इनका एक स्टेटमेंट है। इन्होंने ही जो है विवाह जो है बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल की संज्ञा दी थी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों, यहाँ पर संघर्ष की विशेषता बताना है आपको। तो पहला है ऑप्शन नंबर ए निरंतरता, नंबर बी है प्रत्यक्ष व्यक्ति संपर्क, नंबर 3 है सामाजिक मूल्यों का हनन, और नंबर 4 है अस्थिरता। इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो हमारा निरंतरता है, ये जो है संघर्ष की विशेषता नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। तो संघर्ष की कुछ विशेषताएं होती हैं। संघर्ष की विशेषताएं, जो हमारी संघर्ष की विशेषताएं होती हैं उसमें पहले है कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए। कितने हैं? कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। दूसरी है हिंसा की भावना, हिंसा की भावना, ठीक है। तीसरी है व्यक्तिक प्रक्रिया, और चौथी है सार्वभौमिक प्रक्रिया, फिर है अनिरंतर प्रक्रिया, फिर है सहयोग का एक पक्ष, और है सामाजिक मूल्यों का हनन। तो इसमें संघर्ष की जो विशेषता नहीं है कह रहा है, तो ये निरंतरता शब्द जो है ये हमारी संघर्ष की विशेषता नहीं है। बाकी अनिरंतरता अगर होता तो संघर्ष की विशेषता नहीं होता, लेकिन ये निरंतरता है लिखा है, ये जो है ऑप्शन इसका सही है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्न में कौन तृतीयक संबंधी है? पहला ऑप्शन है हमारा मामा, सेकंड ऑप्शन है साले की पत्नी, और तीसरा ऑप्शन है भाई का पुत्र, और चौथा है पिता। तो साथियों, इसमें जो है तृतीयक संबंधी पूछ रहा है। देखिए, तृतीयक संबंधी हमारे प्रथम जो संबंधी हैं उनकी संबंध कितनी बताई गई है? प्रथम संबंधी की संख्या 8 बताई गई है। द्वितीयक की कितनी बताई गई है? द्वितीयक की 33 बताई गई है। और तृतीयक की कितनी बताई है दोस्तों? तृतीयक की 151 बताई गई। ये जो है एकदम रट लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि जो है इसकी संख्या जो है, मतलब जो क्या कहते हैं तृतीयक संबंधी कौन सा है? तो देखिए, सबसे पहले जो प्राथमिक होता है, जैसे माता है, पिता है, माता पिता, जैसे मामा है। मामा हमारा क्या है? मामा हमारी जैसे माँ है, माँ हमारी हो गई प्राथमिक, और मामा जो है वो माँ के भाई हो गए, मतलब वो द्वितीयक हो गए, मतलब माँ के प्रथम हुए, हमारे क्या हो गए? द्वितीयक हो गए। तो ये तो हमारा हो गया सेकेंड, क्या है? ये है हमारे द्वितीयक। कितना हो गया? ये हमारा है द्वितीयक नजर, ठीक है। फिर लिखा है साले की पत्नी। अब दोस्तों, यहाँ साले की पत्नी लिखा है। देखिए, सबसे पहले पत्नी, प्रथम हमारी कौन सी हुई? प्रथम हमारी हो गई पत्नी, ठीक है। हमारी पत्नी हमारी प्राथमिक हो गई। अब पत्नी
पत्नी का भाई जो है, पत्नी का तो प्राथमिक हो गया, लेकिन हमारा कौन सा हो गया, हमारा द्वितीयक हो गया। अब उसके भाई की पत्नी, ठीक है, भाई की पत्नी, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, तृतीयक हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। और फिर लिखा भाई का पुत्र, देखिए भाई हमारा प्राथमिक हो गया, और प्राथमिक का प्राथमिक हमारा द्वितीयक हो जाता है, ये द्वितीयक हो गया। पिता तो हमारा प्राथमिक में आता है, मामा द्वितीयक में हो गया। साले की पत्नी एक ऐसा है ऑप्शन जो तृतीयक संबंधी है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर वो कौन सा राज्य है जहाँ की जनगणना सबसे कम हुई है। मतलब जनसंख्या, देखिए हर जगह की जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन एक ऐसा अपना राज्य है जहाँ की जनसंख्या कम हुई है। पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सेकंड है नागालैंड, और थर्ड है हिमाचल प्रदेश, और चौथा है गोवा। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी नागालैंड ऑप्शन जो है इसका एकदम सही है। नागालैंड की जनसंख्या 2011 में जो हमारे नागालैंड की जनसंख्या थी वो हमारी 0.5%, 0 कितना है 5%, ठीक है। ये जो है हमारे वहाँ की नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 5 पर। 5 है संस्कृतिकरण की अवधारणा घनिष्ठ रूप से किससे संबंधित है। तो दोस्तों संस्कृतिकरण की अवधारणा सबसे पहले हम ये देखते हैं, पहला हमारा है प्राथमिक समूह, दूसरा है तृतीयक समूह, और फिर है नकारात्मक समूह, फिर है संदर्भ समूह। तो संदर्भ समूह तो हमारा उनका है किसकी, देखिए प्राथमिक समूह किसके है, प्राथमिक समूह उनका है कूले का। तृतीयक समूह नकारात्मक समूह कुछ नहीं है, द्वितीय संदर्भ समूह इनका मर्टन का हो गया। अब इसमें क्या है, संस्कृतिकरण के अवधारणा घनिष्ठ रूप से किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर जो हमारा संस्कृति के जो घनिष्ठ रूप से संबंधित है वो कौन सा है, वो हमारा है संदर्भ समूह। कौन सा है, संदर्भ समूह, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। पहला है प्राथमिक समूह, फिर तृतीयक समूह, फिर नकारात्मक समूह, ये सारे ऑप्शन गलत होकर के ये ऑप्शन नंबर डी संदर्भ समूह संस्कृतिकरण की अवधारणा घनिष्ठ रूप से संबंधित है, ये बताया गया है। अच्छा, संदर्भ समूह की अवधारणा सबसे पहले किसने दिया था, हाइमैन ने 1942 में दिया था। हाइमैन ने जो है 1942 में जो है प्रस्तुत किया था सर्वप्रथम हाइमैन ने संदर्भ समूह की अवधारणा। और संदर्भ समूह किसी भी व्यक्ति के लिए आदर्श समूह होता है, जिसे आदर्शों को अपनाकर वो व्यक्ति उसी प्रकार का हो सकने की आकांक्षा रखता है। मर्टन ने इसका फिर बाद में कहा था कि व्यक्ति के संदर्भ समूह का समूह भी हो सकता है जो स्वयं उसका अंतः समूह है। व्यक्ति ये भी मतलब मर्टन ने यह भी माना है कि व्यक्ति के संदर्भ समूह का समूह भी हो सकता है। व्यक्ति जो है ये भी हो सकता है कि व्यक्ति जिसका है उसका भी जो है वो संदर्भ समूह मतलब हो, ठीक है। मतलब खुद का समूह भी उसका संदर्भ समूह बन सकता है, मर्टन ने ये कहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6 पर। समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया। पहला है ए नंबर है ऑगस्ट कॉम्टे, बी नंबर है मैक्स वेबर, सी नंबर है कार्ल मार्क्स, और डी नंबर है दुर्खीम। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है एकदम राइट है। सामाजिक तथ्य की अवधारणा किसने दी थी, दुर्खीम ने दी थी। सामाजिक तथ्यों की अवधारणा किसने दी थी, दुर्खीम ने दी। दुर्खीम ने कहा था कि सामाजिक तथ्यों का जो है समाज में सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। एमआईल दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य संबंधी विचार अपनी कृति उनकी द रूल्स, कौन सी थी, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल, ये सा है सोशियोलॉजिकल, ठीक है, सोशियोलॉजिकल मेथड मतलब इनकी एक पुस्तक है, बहुत फेमस पुस्तक है दुर्खीम की, जिसका नाम है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स, जिसमें इन्होंने जो है क्या किया है, सामाजिक तथ्य की व्याख्या, इन्होंने सामाजिक तथ्य का मतलब वो प्रस्तुत किया सिद्धांत, ठीक है। इनके अनुसार दुर्खीम ने क्या कहा है
कि सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने एवं अनुभव करने के वे तरीके होते हैं जिनसे व्यक्ति चेतना से बाहर भी अस्तित्व को बनाए रखने की उल्लेखनीय विशेषता होती है। उन्होंने सामाजिक तथ्यों की अवधारणा को समझने के लिए दो शब्दों यानी बाह्यता और बाध्यता, दो शब्दों का जो है इन्होंने उल्लेख किया है। क्या किया? बाह्यता और एक है बाध्यता। बाध्यता, दो शब्द जो है इनके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? देखिए, वेस्टरमार्क ने परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या बताया था, ये बताना है तुमको। तो पहला ऑप्शन है मातृसत्तात्मक, फिर बी है पितृसत्तात्मक, सी है मातृवंशी और डी है हमारा पितृवंशी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है हमारा पितृवंशी ऑप्शन एकदम सही है, राइट है। वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था? पितृसत्तात्मक था। कैसा था? पितृसत्तात्मक था। ऐसे परिवारों में वंश परंपरा से चलती है, पुत्रों को वंश का नाम प्राप्त होता है। जो पुत्र हमारे होते हैं उन्हीं को वंश का नाम दिया जाता है, ऐसा इनका वेस्टरमार्क का मानना था। परिवार की संपत्ति का नियंत्रण पिता होता है और बच्चों का पिता की संपत्ति पर अधिकार होता है। ठीक है, बच्चों का किसकी संपत्ति पर होता है? पिता के अधिकार पर होता है, यानी पिता की संपत्ति पर अधिकार होता है। और जो मातृ सत्तात्मक होता है उसमें क्या होता है? उसमें माता की संपत्ति पर अधिकार होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? देखिए, लाइफ, इसमें पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है जी.एस. घुरिये और सी है श्री अरविंद और डी है R.K. मुखर्जी। तो इसका जो हमारा लाइफ डिवाइन पुस्तक है इसके लेखक हैं अरविंद, श्री अरविंद, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी द राइट है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? श्री अरविंद है। ठीक है, महात्मा गांधी, पहला ऑप्शन जैसे लिखा है तो महात्मा गांधी तो हो ही नहीं सकते। ठीक, और दूसरा है जी.एस. घुरिये, ये भी नहीं हो सकता है। R.K. मुखर्जी भी नहीं हो सकता है। हमारा ऑप्शन श्री अरविंद जी है। अरविंद जी ने जो है ये लाइफ डिवाइन पुस्तक का रचना की थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। पर्यावरण के मनुष्यकृत भाग को हर्स्कोविट्ज़ क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए विज्ञान कहते हैं, बी सभ्यता कहते हैं, सी संस्कृत कहते हैं और डी प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं हर्स्कोविट्ज़ जी? ये कहते हैं पर्यावरण के मनुष्यकृत भाग को हर्स्कोविट्ज़ क्या कहते हैं? संस्कृत कहते हैं। ये बहुत जो है महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा था कि मनुष्य, इनकी परिभाषा थी कि पर्यावरण का मनुष्यकृत भाग ही संस्कृत है, यही कहा था इन्होंने। तो हर्स्कोविट्ज़ का ये परिभाषा, हर्स्कोविट्ज़ ने जो है मनुष्यकृत भाग को सभ्यता कहा है। अरे वो सॉरी, सभ्यता इसमें लग गया है, ये ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी संस्कृत, संस्कृत इसका सही है 9 नंबर का। मतलब जो है मनुष्यकृत भाग क्या होता है? मनुष्यकृत भाग वो होता है जिसे मनुष्य ने स्वयं बनाया। जैसे मान लीजिए पेड़ हैं, पौधे हैं, नाली है, नाले हैं, तालाब है, समुद्र है, झील है, ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक है। लेकिन अगर इसी पेड़ से काट करके कुर्सी, मेज, दरवाज़ा, पल्ला ये सब बन जाता है, ये सब क्या है? ये मनुष्यकृत भाग हो जाता है। ठीक है, तो जो मनुष्य ने स्वयं बनाया है जिस चीज़ से, तो वो चीज़ क्या है? मनुष्यकृत हो जाती है। तो उसी को हर्स्कोविट्ज़ ने संस्कृत माना है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किसने की थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है L.M. सिंघवी समिति, दूसरा है G.K.V. राव समिति, तीसरा है बलवंत राय मेहता समिति और चौथा है अशोक मेहता समिति। दोस्तों इसमें जो है हमारा ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही है? बलवंत राय मेहता समिति। त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था जो है बलवंत राय मेहता ने दिया था। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की अनुशंसा बलवंत राय मेहता ने की थी समिति ने, और इस समिति ने कि 1957 में अपने प्रतिवेदन में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की एक योजना प्रस्तुत की थी। कब की थी? 1957 में, याद रखना 1957 में इन्होंने इसकी अनुशंसा की थी। क्या है कि त्रिस्तरीय पंचायत की। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, निम्नलिखित में से आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया?
पहला ऑप्शन हमारा मीड, दूसरा है फ्रायड, तीसरा है स्कूले और चौथा है ब्लूमर। तो इसमें दोस्तों अपने आप से बताना है, अपने मन से बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो भी है, चाहे ए बी सी डी जो भी सही है, उसका आंसर तुमको आपको जो है कमेंट बॉक्स में छाप देना है। तो दोस्तों ये परीक्षा जो आज हमने जो है परीक्षा की श्रृंखला लेकर के समाजशास्त्र के आए हैं, ये आपके लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। दोस्तों ये जो है बहुत ही क्वेश्चन जो है जो पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपको ज़रूर देखना है, ये जो है परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। घूम फिर के जो है इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारे नेक्स्ट अब हम ऐसे ही वीडियो लेकर के आते रहेंगे। अगर आपने हमारे सारे समाजशास्त्र की जितनी हमारी श्रृंखला होती है प्रश्नों की, 10-10 प्रश्नों की, आपने अगर सारे हल कर लिया तो समझ लीजिए कि आप आने वाले समय में पीजीटी हो, चाहे नेट हो, चाहे जीआरएफ हो, और आसानी से आप उस परीक्षा को बीट कर जाएंगे। तो दोस्तों अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे क्लास को जो है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा चैनल है सुपर टेट एंड अदर एग्ज़ाम 2022-23। तो हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।